1951 से लेकर 2017 तक भारत ने अपनी आर्थिक किस्मत को पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के साथ एक नई शक्ल दी। ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक नए देश की उम्मीदों और सपनों का पूरा ब्लूप्रिंट था। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि इन योजनाओं ने आज के भारत की नींव कैसे रखी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा एक राष्ट्र के लिए खाका तैयार करने से। फिर हम चलेंगे शुरुआती दौर में, यानी 1951 से 1966 तक। उसके बाद हम देखेंगे संकट और सुधार का वो मुश्किल दौर। फिर बात होगी एक नई अर्थव्यवस्था के जन्म की, और आखिर में हम समझेंगे कि कैसे एक कमीशन एक थिंक टैंक में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 1947 में आजादी के बाद भारत एक दोहराहे पर खड़ा था। देश के सामने गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन जैसी कई चुनौतियां थी। ऐसे में देश को आगे ले जाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते की, एक प्लान की सख्त जरूरत थी, और यहीं से इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया सामने आया। इस पूरी प्लानिंग मशीनरी के आप कह सकते हैं 2 बड़े पिलर थे। पहला 1950 में बना योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। यह सोवियत संघ के मॉडल से इंस्पायर्ड था और इसका काम था सलाहकार का। एक बात यहाँ याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये एक गैर संवैधानिक या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। मतलब इसे संविधान ने नहीं, बल्कि सरकार के एक एग्जीक्यूटिव फैसले से बनाया गया था। इसका काम था योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार करना, लेकिन फाइनल मुहर कौन लगाएगा? वो अधिकार था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी के पास, जो 1952 में बनी। तो बात सीधी थी, योजना आयोग प्लान बनाएगा और एनडीसी उसे फाइनल मंजूरी देगी। तो अब आते हैं 1951 से 1966 के उस शुरुआती दौर पर। ये वो साल थे जब भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं की नींव रखी जा रही थी, और इन्हीं सालों में हमने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली, उसका पूरा फोकस था खेतीबाड़ी पर। यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब ये मॉडल क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी बचत करता है और उस बचत को कितना निवेश करता है। उस वक्त देश के सामने शरणार्थियों को बसाने और खाने की कमी को दूर करने जैसी बड़ी चुनौतियां थी। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांध इसी दौर में बने, और नतीजा खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आया, और ये योजना एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई। और ये कामयाबी सिर्फ बातों में नहीं थी, आंकड़ों में भी साफ दिख रही थी। लक्ष्य रखा गया था 2.1% की ग्रोथ का, लेकिन असल में अर्थव्यवस्था 3.6% की दर से बढ़ी। इस उम्मीद से कई बेहतर प्रदर्शन ने आने वाली योजनाओं के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी। पहली योजना की सफलता ने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाने का आत्मविश्वास दिया। दूसरी योजना जो 1956 से 61 तक चले, उसका फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्रीज पर आ गया। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसका लक्ष्य समाजवादी पैटर्न की समाज बनाना था। महालनोबिस का मानना था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे पहले स्टील जैसे भारी उद्योग बनाने होंगे, ताकि हम अपने लिए मशीनें खुद बना सकें। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो बड़े बड़े स्टील प्लांट बने, वो भारत की इसी सोच का प्रतीक थे। अब तक का सफर तो ठीक चल रहा था, लेकिन अब कहानी में एक मुश्किल दौर आता है। ये वो दौर था जब भारत को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे। ये संकट का, असफलताओं का और फिर से स्थिरता की तलाश का दौर था। बाहरी लड़ाइयों और अंदरूनी चुनौतियों ने इस दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से हिलाकर रख दिया। तीसरी योजना 1961 से 66 तक एक तरह से मुसीबतों के तूफान में फंस गई। आत्मनिर्भर बनने के बड़े लक्ष्यों के साथ ये योजना शुरू तो हुई, लेकिन एक के बाद एक संकटों ने इसे पटरी से उतार दिया। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और ऊपर से देश में एक भयंकर सूखा। देश के सारे संसाधन अर्थव्यवस्था से हटकर रक्षा की ओर मोड़ने पड़े, और आर्थिक योजनाएं धरी की धरी रह गईं। ये नंबर इस योजना की पूरी कहानी कह देते हैं। लक्ष्य था 5.6% की ग्रोथ का, और हासिल हुई सिर्फ 2.8%। ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे खराब प्रदर्शन था। भारत को खाने की भारी कमी का सामना करना पड़ा और अपनी करेंसी का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन करने पर मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब ये था कि निर्यात बढ़ाने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम करनी पड़ी।
तीसरी योजना की इस बड़ी असफलता के बाद एक ब्रेक लेना जरूरी हो गया था। इसे प्लान हॉलीडेज कहा गया। 1966 से 1969 तक पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया और उनकी जगह 3 एक साल की योजनाएं लाई गई। और इसी मुश्किल दौर में एक उम्मीद की किरण जगी, जिसे हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में ज्यादा उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ और भारत खाद्य सुरक्षा की राह पर चल पड़ा। इस प्लान्ड हॉलिडे के बाद 1970 का दशक शुरू हुआ और ये दशक राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत ही एक्शन पैक्ड था। चौथी योजना के दौरान हमने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा। फिर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश बना। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद 5वीं योजना में गरीबी हटाओ का मशहूर नारा दिया गया और 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। 70 के दशक के आखिर में देश ने राजनीतिक अस्थिरता का एक दौर भी देखा। जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं योजना को समय से 1 साल पहले ही खत्म कर दिया और 1978 से 80 के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, रोलिंग प्लान। ये एक लचीली योजना थी जिसमें हर साल लक्ष्यों का मूल्यांकन करके उन्हें बदला जा सकता था। हालांकि ये प्रयोग भी ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद आई छठी योजना, जिसे कई लोग नेहरूवादी समाजवाद के अंत की शुरुआत भी मानते हैं। और अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उदारीकरण और तेज विकास का दौर था जो 1992 से 2017 तक चला। 7वीं योजना, जो 1985 से 90 तक चली, रोजी रोटी और उत्पादकता पर फोकस के साथ काफी सफल रही। लेकिन इसके ठीक बाद भारत एक बड़ी आर्थिक दीवार से जा टकराया। 1990-92 तक हमें गंभीर भुगतान संतुलन संकट में थे। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो हमारे पास पेट्रोल जैसे जरूरी सामान को आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स लगभग खत्म हो गए थे। इस संकट ने हमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से होता है भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जन्म। 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 97 तक चली, एलपीजी सुधारों के बाद की पहली योजना थी। राव मनमोहन मॉडल के तहत इसका मुख्य फोकस मानव संसाधन विकास पर था, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और इसका नतीजा ये अब तक की सबसे सफल योजना साबित हुई। लक्ष्य था 5.6% का और हमने हासिल की 6.8% की शानदार विकास दर। 8वीं योजना की जबरदस्त सफलता के बाद भी 9वीं योजना का रास्ता आसान नहीं था। उसके रास्ते में कई बाहरी बाधाएं आईं। 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से लेकर पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बाद लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और 1999 का कारगिल युद्ध, इन सब चुनौतियों ने भारत की विकास की रफ्तार को धीमा कर दिया। 21वीं सदी का पहला दशक, जिसमें 10वीं और 11वीं योजनाएं शामिल थीं, उसे भारत के लिए विकास का सुनहरा दशक या गोल्डन डेकेड ऑफ ग्रोथ कहा जा सकता है। 10वीं योजना का बड़ा लक्ष्य था प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना, जबकि 11वीं योजना तेज और ज्यादा समावेशी विकास यानी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर केंद्रित थी। इसी दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसा ऐतिहासिक कानून भी लागू हुआ। और फिर हम आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना पर, जो 2012 से 2017 तक चली। ये इस लंबे सफर का आखिरी अध्याय थी। इसका मुख्य थीम था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। लेकिन ये योजना अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि एक नए संस्थागत ढांचे की घोषणा के साथ इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। और ये हमें हमारे आखिरी हिस्से पर लाता है, एक युग का अंत और एक नई शुरुआत। ये भारत की प्लानिंग मशीनरी में हुए सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। 1 जनवरी 2015, ये वो तारीख है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसी दिन 65 साल पुराने योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक नई संस्था ने ले ली, जिसका नाम है नीति आयोग। ये भारतीय आर्थिक नियोजन के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो आखिर ये बदलाव था क्या? इसे ऐसे समझिए, योजना आयोग एक कंट्रोल टावर की तरह था, जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजनाएं बनाता और ऊपर से नीचे निर्देश भेजता था। इसे कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसके ठीक उलट नीति आयोग एक सहयोगी की तरह है, जो राज्यों से जमीनी स्तर से विचार लेता है। इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। दूसरा बड़ा फर्क ये था कि योजना आयोग के पास राज्यों को फंड बांटने की शक्ति थी,
जबकि नीति आयोग सिर्फ एक सलाहकार थिंक टैंक है, इसके पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। ये जो तालिका आप देख रहे हैं, ये इस पूरे सफर का एक निचोड़ है। हम इसमें तीसरी योजना के 2.8% के सबसे निचले स्तर से लेकर 8वीं योजना के 6.8% के शिखर तक सब कुछ देख सकते हैं। ये सफलता की, संघर्ष की और बदलते भारत की कहानी है जो इन आंकड़ों में कैद है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल आपके लिए, एक केंद्रीकृत कंट्रोलर से एक सहकारी थिंक टैंक की तरफ ये जो बदलाव आया है, ये भारत के भविष्य के आर्थिक रास्ते के लिए क्या मायने रखता है? क्या यह सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एक नए युग की शुरुआत है? इस पर सोचिएगा जरूर।